नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। शुरुआत होती है रेनबो हेल्पलाइन से। टॉपिक है आज का बारिश, बाढ़ और बचाव। जो बारिश हमारे लिए जीवनदायी है, वही कई बार बहुत बड़ी समस्या लेकर भी आ जाती है जब स्थिति बाढ़ की आ जाए। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज है कमल किशोर जी, जो कि हैं मेंबर सेक्रेटरी एनडीएमए, जो हमारे साथ आज इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपने बुलाया मुझे इस कार्यक्रम में। जी सर, बहुत जरूरी है इस विषय पर बात करना। जैसा कि मौसम आप सब जानते हैं कि आने वाला है और लगभग दस्तक दे चुका है। तो सर से सबसे पहले इस विषय पर जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का विजन क्या है? देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 में बनाया गया था जी। इसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। हमारा जो मेन विजन है वो ये है कि हम देश में आपदाओं से होने वाली क्षति को, चाहे वो जान की क्षति हो या जीविकाओं की क्षति हो, इसको कम से कम कर सकें, एकदम नगण्य कर सकें। और इस दिशा में हमें काफी सफलता भी हासिल हुई है। जैसे कि आप देखते हैं, जब आज इस साल, पिछले साल, उसके पिछले साल जब साइक्लोन्स आते रहे हैं, तो 10-15 वर्षों की पहले की तुलना में अभी जान की क्षति बहुत कम होती है। इसी तरह हीट वेव से रिलेटेड जो हमारे यहाँ जान का नुकसान होता है, उसमें हमने काफी सफलता हासिल की है। तो एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये देश की एपेक्स बॉडी है जो डिजास्टर मैनेजमेंट पे, आपदा प्रबंधन पे काम करती है। हम सभी राज्यों के साथ, सभी मंत्रालयों और विभाग के साथ, केंद्र सरकार के सबके साथ मिलकर के एक समग्र रणनीति तैयार करते हैं कि कैसे हम आपदाओं से होने वाले नुकसानों को कम कर सके। समय समय पे दिशा निर्देश जारी करते हैं। कुछ हमारे बड़े प्रोग्राम्स हैं। हमारा एक प्रोग्राम है आपदा मित्र, जिसमें हम पूरे देश में 1 लाख के करीब आपदा मित्र तैयार कर रहे हैं। हमारा पिछले कई वर्षों से चलने वाला एक प्रोग्राम है नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम, जो साइक्लोन से प्रभावित जितने भी राज्य हैं सब में काम करता है। वहां पे साइक्लोन शेल्टर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को मजबूत करना। तो अलग अलग जो आपदाएं हैं, उनके अलग अलग पहलुओं पे कैसे एक हमारी समग्र रणनीति हो, हम कैसे सभी मंत्रालयों को, सभी विभागों को साथ लेके चलें, सभी राज्यों को साथ लेके चलें, और सबसे महत्वपूर्ण, पूरी जन भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि आपदाओं से बचने के लिए सरकार का कितना भी प्रयास रहे, जब तक इसमें जन जन की भागीदारी नहीं होगी, हमें सफलता पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल सर, इस विषय पर और डिटेल में बात करेंगे और बात करेंगे कि एनडीएमए किस तरह से कार्य करती है, क्योंकि नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग तरीके से किस तरह से रणनीति बनाती है, क्या उत्तरदायित्व है, बहुत डिटेल में बात करेंगे। और सर से एक बार फिर से जुड़ते हैं और पूछते हैं कि आखिर किस तरह से एनडीएमए कार्य करती है हर लेवल पर। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, हम सभी राज्यों के साथ और सभी जो केंद्र सरकार के भी जो सभी मंत्रालय और विभाग हैं, सबके साथ मिलके काम करते हैं जी। हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके तहत सभी मंत्रालयों को और सभी विभागों को अपना अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना होता है, और एनडीएमए उसके लिए दिशा निर्देश जारी करता है, उन प्लान्स को अप्रूव करता है, और ये सुनिश्चित करता है कि उन प्लान्स को क्रियान्वित भी किया जा रहा है। इसी तरह स्टेट्स को अपना स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना होता है, और स्टेट्स की जो राज्य हैं, उनके मार्गदर्शन में सभी जिलों को अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना होता है। तो एक तो ये प्लानिंग का जो है, 2019 में एनडीएमए ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान रिलीज किया था, 2016 में पहली बार, और उसको रिवाइज करके 2019 में। इसके अलावा हम अलग अलग आपदाओं के लिए क्या करें, क्या न करें, डूज एंड डोंट्स, ये जारी करते हैं। चाहे वो बाढ़ के लिए हो, या वज्रपात के लिए हो, या चक्रवात के लिए हो, या भूस्खलन के लिए हो, भूकंप के लिए हो। और इसके लिए हमने राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस अलग अलग चीजों के लिए, या तो अलग अलग तरह की आपदाएं, या अलग अलग तरह की जो थीम्स हैं, जो स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं। स्कूलों में क्या होना चाहिए, हमारे म्यूजियम्स में क्या होना चाहिए आपदा प्रबंधन का
इंतजाम, हॉस्पिटल्स में क्या होना चाहिए, इसके ऊपर दिशा निर्देश जारी करता है। और इसके अलावा एनडीएमए की कुछ स्कीम्स रहती हैं जो राज्यों के साथ मिलकर के उनको सपोर्ट करती हैं, उनको और उनके जो सिस्टम्स हैं उनको और सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम के बारे में बताया। पहले हमारे पास जो अभी समाप्त हुआ है प्रोग्राम, नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम था। अभी एक आपदा मित्र प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम है जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पे जो सेंदाई फ्रेमवर्क है उसको कैसे उसका क्रियान्वयन अपने देश में किया जाए, उसके लिए सभी राज्यों को सपोर्ट करते हैं। और इस सब के अलावा जन जागरण कैसे हो आपदाओं के मामले में, लोग जन भागीदारी कैसे जुड़े, इस बारे में हर एक आपदा के ऊपर, जैसे अगर आप बाढ़ के लिए लें तो बाढ़ के लिए हमने टीवीसीज बनाए हैं जो कि रेडियो पे चलते हैं, टीवी पे चलते हैं, समय समय पर दूरदर्शन पे कार्यक्रम करते रहे। तो इससे जन जागृति बढ़े ताकि लोग आपदाओं से पहले क्या करना है इस बारे में जागरूक हो, आपदाओं के समय क्या करना है इस बारे में जागरूक हो, और आपदा के बाद क्या करना है इस बारे में जागरूक। आपने कहा सीज बनाते हैं, कई बार होता है गांव में टेलीविजन की पहुंच नहीं होती है, या है भी नेटवर्क नहीं है, या किसी भी तरह का इशू हो सकता है, और वहां पर इस तरह की अगर अलर्ट आपको देना है तो किस तरह से वहां तक पहुंचाते हैं मैसेजेस? तो इसके लिए आपने सही कहा, सब जगह हर एक मीडिया नहीं पहुंच पाता है। जैसे हम सोशल मीडिया का हम काफी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की पहुंच हर जगह नहीं हो सकती है। टीवी का इस्तेमाल करते हैं, टीवी शायद हर जगह नहीं पहुंचता हो, इसीलिए आज हम एफएम रेनबो पे बैठे हैं, ये ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, रेडियो के माध्यम से करते हैं। इसके अलावा एक हमारी स्कीम है जिसपे काम चल रहा है, उसका पायलट पूरा हो चुका है, जिसको बोलते हैं कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल, जिसमें लोकेशन स्पेसिफिक अलर्ट लोगों के पास मोबाइल से अपने आप पहुंचेगा। अगर आप मान लीजिए यहां दिल्ली में रहते हैं लेकिन आप उड़ीसा गए हुए हैं और पुरी में आप गए हैं और वहां पे एक साइक्लोन आने की संभावना है, तो हमारा सिस्टम ऐसे काम करेगा कि जो भी उस इलाके में हो, वो चाहे दिल्ली के हो या अमेरिका के हो या कोयम्बतूर के हो, लेकिन अगर जहां आपदा आने वाली है उस जगह उस समय उपस्थित हैं, चाहे उनका मोबाइल फोन कहीं का भी हो, लेकिन उनको पुश नोटिफिकेशन के जरिए उनको वहां तक जानकारी मिलेगी, अर्ली वार्निंग मिलेगी। सर, अब टॉपिक पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, बारिश का मौसम लगभग शुरू हो चुका है और कई जगह पे जल भराव की समस्या भी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में किस तरह से ये इस समस्या से निपटने के लिए पहले से तैयारियां होती हैं और क्या किया जा रहा है? सर देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो है शहरी बाढ़ का, जिसकी समस्या थोड़ी अलग है, और एक है जो ग्रामीण इलाकों में, जैसे बिहार में, असम में, पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है। दोनों तरह की बाढ़ थोड़ी अलग अलग है। पहले मैं जरा शहरी बाढ़ के बारे में बताना चाहूंगा। शहरी बाढ़ जो है, इसके लिए हम हर बार जब सीजन होता है, सीजन से पहले हम कई सारे उपाय करते हैं। म्यूनिसिपैलिटी जो है, हमारी जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, जो नालियां बनी है जिससे बारिश का पानी बाहर निकले, उनकी क्लीनिंग करते हैं। इस बार बरसात के मौसम में दिल्ली में कैसी तैयारी है? तो दिल्ली में अगर आप देखें तो जैसा मैंने कहा, 3 तरह की तैयारी खास करके। एक तो ये कि आपने देखा होगा मई के महीने में बहुत सारे जो हमारे मेजर स्टॉर्म वाटर ड्रेन थे उनकी डीसिल्टिंग की जा रही थी, उसके अंदर से जो सॉलिड मटेरियल है उसको निकाल करके, ताकि उनकी पानी के बहाव को फैसिलिटेट करने की क्षमता कायम रहे। ये तो एक बड़ा काम होता है। और दूसरा अर्ली वार्निंग, जो लोकेशन स्पेसिफिक अर्ली वार्निंग, शॉर्ट टर्म अर्ली वार्निंग, कि यहां तेजी से बारिश होने वाली है अगले 1 घंटे में, 2 घंटे में या 3 घंटे में, इसकी वजह से क्या बाढ़ की संभावना है, किस लोकेशन में बाढ़ की संभावना है। शहरों में जैसे आप जानते हैं कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हम बार बार देखते हैं कि वहां बाढ़ आती है। जैसे अगर यहीं से थोड़ी दूर अगर हम मिंटो ब्रिज जाएं, तो हर बार जब वहां बारिश होती है तो वहां मिंटो ब्रिज में पानी भरता है, तो वहां पे पंप्स इंस्टॉल किए गए हैं ताकि अगर वहां पे कुछ अवरोध हो भी तो उसको जल्दी से जल्दी खोला जा सके। और तीसरा, शहर में
जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के जो कंट्रोल रूम है सब काम कर रहे हैं और इस चीज पे नजर रखे हुए हैं कि जहां बारिश आती है कहां बाढ़ की संभावना है, कहीं पे हमें क्या ट्रैफिक को रीरूट करने की जरूरत है, कहीं पे हमें लोगों को जाने से रोकने की जरूरत है। तो इस तरह समग्र तैयारी है। लेकिन मैं इसमें इस बात पे जोर देना चाहूंगा कि हमारे विभागों की, हमारे सिस्टम्स की, हमारे सरकारों की कितनी भी तैयारी सबल रहे, जब तक जन भागीदारी नहीं रहेगी हम इसमें सफलता पूरी तरह नहीं पा पाएंगे। जी, बाढ़ के कारण जो लोग जिनका घर डूब जाता है, ढह जाता है, उनको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती, क्या करें सर बताइए। देखिए, मैं रजनीश जी की बात से थोड़ा सहमत नहीं हूं, क्योंकि हमारे देश में आज नहीं बरसों से, दशकों से एक सिस्टम है जिसके तहत हर राज्य में एक स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है और उसके जो नियम, उसके जो नॉर्म्स हैं वो बने हुए हैं। और जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों को क्या सहायता मिलनी चाहिए, इसके लिए जो फंडिंग है, इसके लिए जो पैसे की आवश्यकता है, वो राज्यों के पास 5 साल के लिए एक साथ उपलब्ध रहते हैं। और उनको, जो लोग प्रभावित हैं उनको खाना उपलब्ध कराना, उनको टेम्पररी शेल्टर उपलब्ध कराना, उनकी हेल्थ, उनके स्वास्थ्य की जरूरतों का ध्यान रखना, इस सब के लिए प्रावधान है। लेकिन हमें सिर्फ इससे संतुष्ट नहीं रहना है, हमें इससे भी आगे जाना है और ये सुनिश्चित करना है कि बाढ़ से नुकसान हो ही ना, लोग विस्थापित ही ना हो, ताकि ऐसे रिस्पांस की जरूरत ही ना पड़े। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले कई सालों से इसके ऊपर काफी जोर देते रहे हैं। और पिछले 2016 में एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में प्रधानमंत्री जी ने एक 10 सूत्री कार्यक्रम दिया था, 10 पॉइंट एजेंडा फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। उसका पहला जो बिंदु है वो ये है कि हम हर सड़क, हर पुल, हर एयरपोर्ट, हर रेलवे लाइन, हर पावर लाइन ऐसी बनाएं कि वो आपदाओं को सहने में सक्षम हो। कोई आपदा आए तो हमारी सड़क बह ना जाए, हमारे पुल बह ना जाए। अगर हम ये करेंगे तो लोगों के ऊपर कम प्रभाव पड़ेगा और वो विस्थापित ही नहीं होंगे। तो अभी जो देश में काम चल रहा है वो ये है कि हम अपने रिस्पांस सिस्टम को तो मजबूत करें ही, लेकिन उसके साथ हम रिस्क रिडक्शन भी करें, ताकि लोगों का जो आपदाओं से होने वाला नुकसान है उसको कम से कम, उसका जोखिम कम से कम किया जा सके। सर, कई इलाके ऐसे हैं जहां अक्सर बाढ़ आती है, मतलब लगभग हर बार अगर बारिश होगी, बारिश का मौसम आएगा तो वहां बाढ़ आएगी ही आएगी। तो ऐसे में उनके लिए क्या इंतजाम होते हैं, मतलब उनको क्या आप गाइडलाइंस देंगे कि वहां से उनको विस्थापित होना है या वहां पर किस तरह से रहना है? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, एक तो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना है और एक थोड़ा शॉर्ट टर्म सोचना है। लॉन्ग टर्म के लिए हमने एनडीए में ने और इसरो के साथ मिलकर के, सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ मिलकर के एटलस बनाई है, जिसमें यह चिन्हित किया गया है कि कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पे बाढ़ आने की प्रबल संभावना है। तो लॉन्ग टर्म में जहां तक हो सके हमें वहां का डेवलपमेंट सोच समझ के करना होगा। वहां हम ऐसे एसेट्स ना बनाएं जिनका नुकसान होने से हमें काफी परेशानी हो। मतलब जैसे कि अगर आप एकदम फ्लड की संभावना वाले इलाके में रहते हैं तो वहां आप हॉस्पिटल ना बनाएं, वहां आप एक प्लेग्राउंड बनाएं, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर बाढ़ आएगी तो उससे बड़ी परेशानी होगी, लेकिन अगर प्लेग्राउंड में बाढ़ आएगी तो हम 2-3 हफ्ते के लिए प्लेग्राउंड यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन परेशानी नहीं होगी। तो इसको अगर अंग्रेजी में बोलें तो हमारी लैंड यूज प्लानिंग कैसी हो जिससे कि हम बाढ़ से होने वाले नुकसान को लॉन्ग टर्म में कम कर सकें। और दूसरी बात है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में हमने पिछले कुछ सालों में हमारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको बहुत प्रबल किया है। सेंट्रल वाटर कमीशन बहुत सारी नदियों को रेगुलरली मॉनिटर करता है, उनका लेवल कैसा जा रहा है, और सिर्फ ये नहीं कि कितना लेवल है, जो नदी का लेवल है उससे कहां कहां बाढ़ आएगी उसको चिन्हित करता है और अर्ली वार्निंग देता है। तो जो लोग उस इलाके में रहते हैं उनको वाकई वहां से विस्थापित होना पड़ेगा थोड़े समय के लिए, जब तक पानी ना उतर जाए,
और इसमें हमारी जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें हैं, वो लोगों को सहायता करती हैं वहां से इवैक्यूएट करने में और फिर वापस ले जाने में। कई बार लोग जो हैं झिझकते हैं, वो अर्ली मॉर्निंग के बावजूद जाना नहीं चाहते, क्योंकि कौन अपना घर छोड़ के जाना चाहेगा। लेकिन इसमें हम लोगों के साथ मिलके, उनसे बात करके, उनका सहयोग लेकर के उनको विस्थापित करते हैं, थोड़ी देर के लिए इवैक्यूएट करते हैं, कुछ दिनों के लिए। लेकिन जब बाढ़ का पानी उतर जाता है तो वो वापस वहां जाते हैं। ऐसी जगहों पे हमको अपने भवन बनाने की प्रणाली, क्या हम ऐसे भवन बना सकते हैं जो थोड़ी ऊंचाई पे हो, जैसे कि असम में अगर आप देखें, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक मिशिंग ट्राइब है, जहां घर बनाए जाते हैं स्टिल्ट्स पे, खंभों पे घर बनाए जाते हैं। तो बाढ़ का पानी आता है तो वो हमेशा जो है घर के लेवल से नीचे ही रहता है, वो आता है और चला जाता है। तो ऐसी हमारी कई भवन बनाने की पारंपरिक विधियां हैं, जिनको एक तरीके से हमें दोबारा से डिस्कवर करने की जरूरत है और क्रियान्वित करने की जरूरत है। स्थानीय स्तर पे, जैसे राष्ट्रीय स्तर पे एनडीएमए है, वैसे ही राज्य स्तर पे एसडीएम है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। तो अच्छा यही होता है कि आप वहां कांटेक्ट करें और वो आपको सहायता प्रदान करें। लेकिन फिर भी अगर कोई एनडीएमए को संपर्क करता है तो हम ये नहीं कहेंगे उनको कि आप हमें संपर्क ना कीजिए। हम फिर फैसिलिटेट करेंगे कि आपका जो लोकल सिस्टम है वो आपको सही रिस्पॉन्स दे। हम वहां तक आपकी बात पहुंचाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको जो सहायता मिलनी चाहिए वो मिली कि नहीं। पिछले सालों में जब भी कोई बड़ी आपदा आई है और इस तरह की कॉल्स एनडीएमए में आती है, तो हम हर एक कॉल का लॉग रखते हैं। लेकिन हम हर एक रिक्वेस्ट को यहां दिल्ली से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री जी भी, मैंने 10 सूत्री कार्यक्रम का जो 10 पॉइंट एजेंडा है डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसमें एक बिंदु उनका यह है कि लोकल लेवल पे आप कैपेसिटी को मजबूत कीजिए। जी। हम ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहते हैं कि हमें बाहर से, दूसरे राज्य से या केंद्र से कहीं से रिस्पांस करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि हम अपने स्थानीय स्तर पे अपनी कैपेसिटीज, अपनी क्षमताएं इतनी सुदृढ़ कर लें कि उसी स्तर पे इसको निपटा जा सके। सर, इसी में आता है कि जो आम लोग हैं, जो वहां रहने वाले लोग हैं, कोई भी आपदा आती है, चाहे बाढ़ की है, किसी भी तरह की, तो वो सबसे पहले वहां पहुंचते हैं। जी। तो ऐसे में आम लोगों की जो जिम्मेदारी है, वो सहभागिता है, वो कितनी जरूरी है? आम लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है। आम लोगों को आपदा आने से पहले ही अपने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से संपर्क रहना चाहिए, उनको ये जानकारी लेनी चाहिए। समय समय पर सरकार दिशा निर्देश जारी करती है, डूज एंड डोंट्स जारी करती है। हम उन चीजों को नजरअंदाज करते रहते हैं कि ये तो यहां होगा ही नहीं, लेकिन इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे लाइटनिंग से, बिजली से, वज्रपात से हमारे यहाँ कुछ समय से काफी मौतें हो जाती हैं, लेकिन उससे पहले और उन मौतों से बचने के लिए, उनको कम करने के लिए सरल उपाय हैं। और इसके ऊपर एनडीएमए की तरफ से, राज्यों की तरफ से काफी मैसेजेस, डूज एंड डोंट्स, अर्ली वार्निंग जाते रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर लोग तब तक ध्यान नहीं देते जब तक कि एकदम सामने ना आ जाए। तो इसके लिए मेरा यह अनुरोध रहेगा आपके सभी श्रोताओं से कि इन मैसेजेस को, जो चाहे राज्यों की तरफ से आए या एनडीएमए की तरफ से आए, लोग थोड़ा सीरियसली लें। और चड्ढा जी ने दूसरा सवाल पूछा एक आपदा मित्र का। तो ये आपदा मित्र स्कीम जो है, इसमें वॉलंटियर्स जो एबल बॉडीड होते हैं, उनको जिले के स्तर पे राज्य सरकारों के मार्गदर्शन में चुना जाता है और फिर उनको 2 हफ्ते की एक डिटेल्ड ट्रेनिंग दी जाती है, जो ट्रेनिंग उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, अगर आप भूकंप के इलाके में रहते हैं तो भूकंप के बाद आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, बाढ़ के इलाके में रहते हैं तो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद जब उनको डिप्लॉय किया जाता है, उनको जब तैनात किया जाता है आपदाओं के समय में, तो उसके बाद क्या अनुभव रहा, उससे क्या लाभ मिला, इसका पूरा आकलन किया जाता है और समय समय पर उनको एक रिफ्रेशर कोर्स भी दिया जाता है। तो अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो ये है कि मार्च 2023 तक हम पूरे देश में कम से कम 1 लाख आपदा मित्र तैयार करेंगे, जो
स्थानीय स्तर पे स्थानीय प्रशासन का सहयोग देंगे एक अच्छा इफेक्टिव टाइमली डिजास्टर रिस्पांस देने में। यानी स्थानीय लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिससे इस तरह की जो समस्या है वो आए ही ना, लेकिन आ भी गई है तो उसमें किस तरह से हमको काम करना है, या स्थानीय लोग किस तरह से भूमिका निभाते हैं, प्रशासन किस तरह से भूमिका निभाता है। और ऐसे में जब बारिश का मौसम लगभग शुरू हो चुका है तो ऐसे में हम सबका जानना जरूरी है कि इन केस इतनी तैयारियों के बावजूद, इतने अलर्ट होने के बावजूद कहीं ऐसी समस्या हो जाती है तो ऐसे में आम लोग हैं या प्रशासन है, उनकी क्या जिम्मेदारी है, किस तरह से काम करते हैं मिलकर और कैसे इससे निपटा जा सकता है। देखिए, बाढ़ के समय में जो हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन है, जो केंद्रीय जल आयोग, ये अलग अलग नदियों के जो लेवल्स हैं इसके ऊपर अर्ली वार्निंग जारी करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो अर्ली वार्निंग दी जाती है अलग अलग माध्यमों से, तो अगर जन साधारण उसकी तरफ ध्यान दे, उसको अपने ध्यान में रखे और उसी हिसाब से आगे प्लानिंग करें तो ये जरूरी है। दूसरा ये कि बाढ़ आने से पहले अपने घर के आसपास जो आपके ड्रेनेज चैनल्स हैं, जो आपके बारिश के पानी के निकास के लिए जो नाले बनाए गए हैं, उनकी सफाई में आप प्रशासन का योगदान दें। कम से कम ये तो ना करें कि उसके अंदर सॉलिड वेस्ट, घर का कचरा नाली में डालें, क्योंकि जब बारिश नहीं होती तो उससे शायद नुकसान नहीं होता, लेकिन बारिश नहीं होती तो जो फैसिलिटी हमने बनाई थी जल के निकास के लिए वो उपलब्ध ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने उसमें घर का सूखा कचरा डाला है। तो ये करें। और बाढ़ के समय क्या करना है, अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डिस्कनेक्ट करके रखना है। आपके जो जरूरी कागजात हैं उनको एक प्लास्टिक थैली में डाल के सील करके सुरक्षित जगह पे रखना है। अपने मोबाइल फोन को चार्ज रखना है। अगर घर में टॉर्च है तो टॉर्च को तैयार रखना है अगर आपको रात को निकलने की जरूरत पड़े। इन सब चीजों पे मैं सारे डूज एंड डोंट्स अभी प्रोग्राम में नहीं बता सकता हूं, लेकिन अगर आप एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं, ndma.gov.in, तो इस पे अलग अलग आपदाओं के लिए और बाढ़ के लिए भी क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके ऊपर वीडियोस, एक हमारी एक छोटी पुस्तिका भी है जो इस बारे में जानकारी देती है। तो मैं आपके श्रोताओं से यह आग्रह करूंगा कि सिर्फ 5 मिनट निकालें, एक बार एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं और ये जो डूज एंड डोंट्स हैं ये वहां से उतारें, अंग्रेजी में, हिंदी में या स्थानीय भाषाओं में, और उसको अपने रोज के उसमें उसका इस्तेमाल करें अगर आप बाढ़ के प्रभाव वाले इलाके में रहते हैं। अगर हम ये सब कर सकें तो बहुत सारे जो हमारे जो खासकर जो मृत्युएं होती हैं, मौतें होती हैं जो बाढ़ के समय में, उसको हम कम कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि कुछ सालों में हम बाढ़ से होने वाली मौतों की संख्या को एकदम शून्य कर सकें। और ये इसके लिए प्रशासन को और जनसाधारण को मिल करके एक समन्वय स्थापित करके काम करना होगा। बारिश के पहले भी अगर पानी का जमाव रहता है और ड्रेनेज नहीं है तो उसको तो ठीक करने की जरूरत है। आपको स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम है, सिंपल ड्रेनेज सिस्टम, उसको कैसे ठीक किया जाए और उसमें क्या जन भागीदारी भी हो, जिससे एक सिंपल जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, मतलब बारिश के पानी के निकास का जो सिस्टम है, वो सुदृढ़ किया जा सके। तो अगर आप स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के ये करेंगे तो ये हो पाएगा। इसके लिए जो मानक हैं वो तैयार किए गए हैं। जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा, सो उसको वहां पे लागू करने की जरूरत है। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसमें प्रशासन को और जनसाधारण को मिलकर काम करना होगा। सर, ये तो हुई जो आम समस्या, जो अक्सर उन्होंने बताया कि वहां पर ऐसी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बाढ़ की समस्या यमुना नदी के ओवरफ्लो की, जब दिल्ली की बात हो ही रही है तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि यमुना नदी जब बारिश
का मौसम होता है तो अक्सर ओवरफ्लो होने लग जाती है, और ऐसे में लोगों की क्या भागीदारी होनी चाहिए, किस तरह से आप उनको गाइड करना चाहेंगे कि वो बच सकते हैं इस समस्या से, और किस तरह से वो क्या नुकसान मतलब झेल रहे हैं अपनी अपनी गलतियों की वजह से, तो कुछ बताना चाहेंगे? जी, इसमें मैं 3 चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर बार जब ज्यादा बारिश होती है तो यमुना के स्तर में बढ़ाव आता है, और ये नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं। नाले ओवरफ्लो होने की एक वजह जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था वो ये है कि ये नालों की जो क्षमता है वो कम हो गई है, क्योंकि लोग उसके अंदर कूड़ा डालते हैं। जी। हम उस कूड़े को हटाते भी हैं, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन हटाता भी है, तो भी पूरा नहीं हटा पाता है, क्योंकि जब साल में दो महीने बारिश के होते हैं, बाकी 10 महीने सूखे होते हैं। उस समय लोग सोचते हैं कि इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, उसके अंदर कूड़ा डाला जाता है। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि यमुना नदी में जो बाढ़ आने की संभावना रहती है उसकी अर्ली वार्निंग समय समय पे दी जाती है। मेरे ख्याल से दिन में कम 2 बुलेटिन आते हैं जी। तो ये उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और तीसरा ये कि बहुत सारी जो डेवलपमेंट है वो यमुना के फ्लड प्लेन में हुई है, तो उसके ऊपर नदी का अधिकार है, और नदी अधिकार अपना वापस मांगती है। तो आगे हम अब जो वहां पे डेवलपमेंट है वो तो है, उनको कैसे बचाया जाए, कैसे उनको इवैक्यूएट किया जाए अगर वहां बाढ़ आती है, वो तो ठीक है, लेकिन आगे हम कैसे ये सुनिश्चित करें कि यमुना के फ्लड प्लेन में जहां पे बाढ़ आने की प्रबल संभावना रहती है जी, वहां पे हम खास करके जो बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे भवन है उनका निर्माण न करें। तो जिसको हम, अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं तो फ्लड प्लेन जोनिंग को हम कैसे वहां पे जी। सर, वो अभी एक ट्रेनिंग की बात कर रहे थे आप कि किस तरह से लोगों को ट्रेन किया जाता है किसी भी आपदा के लिए, तो बाढ़ से संबंधित किसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरह से उनको ट्रेन किया जाता है और किन दिनों में? बिल्कुल जी। तो बाढ़ से बचने के लिए और बाढ़ से सेफ तरीके से, खास करके देहाती इलाकों में जो बाढ़ आती है, सेफ इवैक्यूएशन करने के लिए क्या करें क्या ना करें, इसके लिए कम्युनिटी बेस्ड, समुदाय के स्तर पे क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, इस बारे में काफी काम होता रहा है, जिसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है जी। तो एक तो जो हम ट्रेनिंग देते हैं आपदा मित्र को, वो तो ज्यादा विस्तृत होती है। जन साधारण को इतनी लंबी ट्रेनिंग की, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है शायद, उनको कम समय की ट्रेनिंग दी जा सकती है। इवैक्यूएशन कैसे करना है, अर्ली वार्निंग को कैसे समझना है, बाढ़ के बाद जब पानी उतर जाए तो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ताकि बाढ़ के बाद जो संक्रमण होता है और वाटर बोर्न डिजीजेस का वो कम से कम हो, ताकि लोगों की जो सेहत है वो बाढ़ के बाद ठीक रहे। बाढ़ के समय में अपने खाद्य वस्तुओं को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि उसमें कंटेमिनेशन ना हो। ये बहुत बड़ी समस्या होती है, ये बहुत बड़ी समस्या है। कई बार ऐसा होता है कि बाढ़ में तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन बाढ़ के बाद बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जी बिल्कुल। और ये सारी बीमारियां अगर हम सब लोग मिलके साथ काम करें तो इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, इनको होने से बचाया जा सकता है। जी। तो एक सवाल जो सबका भी है कि अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की कहीं किसी भी एरिया में आपदा है, तो सबसे पहले किसे संपर्क करें और किस तरह से हेल्प ले सकते हैं प्रशासन की? सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से आप पहले से संपर्क रखें और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से को संपर्क करें, उनको बताएं, उनका नंबर आपके पास होना चाहिए। और अगर वहां से आपको नहीं कुछ सहायता मिल पा रही है, ऐसा होगा नहीं, तो आप अपने राज्य स्तर के, तो स्टेट का जो कंट्रोल रूम है उनको संपर्क करें और साफ शब्दों में, कम शब्दों में बताएं कि आप कहाँ हैं, आपकी क्या समस्या है और आपको क्या मदद चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्रशासन है वो ओवरवेल्म हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक करके कॉल करना शुरू कर देते हैं। उनमें से कुछ लोगों की समस्या इतनी बहुत बड़ी भी नहीं होती है। तो ये जरूरी है कि हम अपना जो कम्युनिकेशन करें प्रशासन के साथ, वो एकदम सरल भाषा में, एकदम क्लियर और एकदम प्रिसाइज करें, ताकि उसको दूसरे एंड पे रजिस्टर किया जा सके और तुरंत रिस्पॉन्ड किया जा सके। जरा आप
शो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके।